हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 से अपने को बात करनी थी। आप लोगों को मैंने कहा था कि 16 वाला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा पढ़ करके आना पड़ेगा। तो क्या लगता है अभी क्वेश्चन नंबर 16 में ऑडिट एविडेंस का मीनिंग तो ठीक था, ठीक है, ये तो कल भी डिस्कस हो गया था अपना। मेन बात थी कि ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के कुछ प्रोसीजर्स हम लोग काम में लेते हैं, वो प्रोसीजर्स कौन से हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे था इंस्पेक्शन। सिंपल मीनिंग क्या समझते हो? इंस्पेक्शन मतलब क्या करना है? मतलब एग्जामिन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना। जनरली ये होता है किसका? स्टॉक वगैरह का, एसेट का, ऐसा कुछ। ये सब किस में कवर है? इंस्पेक्शन में। अच्छा, खाली फिजिकल वेरिफिकेशन ही है या डॉक्यूमेंट्स को भी आप कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, ये सब देखना, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? हाँ, मीन्स जो दूसरे ने काम किया उसको एनालिसिस करना, बराबर। जब आप एक ऐसे पढ़ते हो अपना 501, किसी को ध्यान में है क्या कौन सा है? वो है क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशन, है ना? वही है ना, जिसमें एक तो है इन्वेंट्री, एक है लिटिगेशन, है ना। अगला टॉपिक अपना यही है, तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा, है ना। तो अब सवाल ये रहा सेलेक्टेड आइटम्स 501, जिसमें इन्वेंट्री और अपन लेते हैं लिटिगेशंस, ठीक है, एक सेगमेंट भी है। तो अब सवाल ये कि इन्वेंट्री वाले के अंदर हम लोग यही करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। क्योंकि इन्वेंट्री को चेक करना, उसका रिकॉर्ड, वो सब मैनेजमेंट का काम है, और उस टाइम पे ऑडिटर या उसका स्टाफ क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा कि वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तो अलग से ऐसे भी है और बहुत सिंपल पार्ट है। थर्ड पार्टी से कन्फर्मेशन आपने मंगवाई, हाँ, अलग अलग एरियाज में आप मंगवा सकते हो, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक है, ये सब आपको एक्सटर्नल। इस पर तो पूरा ऐसे है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। रिकैलकुलेशन किन चीज़ों का होता है? हाँ, ऐसी चीज़ें जहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, है ना, जिसमें डेप्रिसिएशन अपना इंपॉर्टेंट हो गया, या प्रोविजंस वगैरह अगर कुछ बना रखे हैं आपने, तो उनको टैक्सेस के कैलकुलेशंस हैं, उनको रिकैलकुलेट करके देखना चाहिए। री परफॉर्मेंस में क्या करते हैं अपन? जो परफॉर्म हुआ उसको वापस से रीपरफॉर्म करके देखना। जैसे कोई भी एक ट्रांजैक्शन आपने ले लिया और उस ट्रांजैक्शन को रीपरफॉर्म करके देख लिया कि अगर इस तरह से होता तो उसके एंट्रीज किस तरह से शो होती, या कैसे कैसे चीज़ें होती, उसको कहते हैं रीपरफॉर्मेंस, ठीक है, लिखा हुआ भी है। एनालिटिकल प्रोसीजर अलग से ऐसे है 520, आप लोग सब जानते हो, कल अपन डिस्कस भी कर चुके हैं इसके ऊपर कि क्या क्या इसमें अपन करते हैं। इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंक्वायरी को वैसे तो आप चैप्टर फर्स्ट के अंदर पूरा पढ़ चुके होते हो कि इंक्वायरी में क्या करना है। तो इंक्वायरी के अंदर किससे इंक्वायरी करनी है? जो भी मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है, या जो भी एनडीटी का स्टाफ है जो उससे रेटेड है, उससे इंक्वायरी करना, क्वेश्चन आस्किंग करना, इंफॉर्मेशन लेना, ये सब इसके अंदर हमारा कवर था, ठीक है। नाउ रिलायबिलिटी के ऊपर भी आपको मैंने पढ़ने को कहा था। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? होती क्या है? कितना भरोसा कर सकते हो? ऐसे 500 audit evidences provide that the reliability of information to be used as audit evidence, and therefore the audit evidence itself is influenced by its source and nature and circumstances under which is obtained, including the control over its preparation and maintenance where relevant. रिलायबिलिटी कब आती है? उस एविडेंस के नेचर से पता लगेगा आपको कि रिलायबिलिटी है कि नहीं है, बराबर, किस तरीके से आपके पास में आया, फिर किन सर्कमस्टांसेस में आपने उनको ऑब्टेन किया, मतलब सोर्सेस से पता लगता है, सर्कमस्टांसेस से पता लगता है, उनके ऊपर कंट्रोल किसका था, उससे आपको पता लगता है कि अपने लिए जो एविडेंसेस हैं वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने एक पैरा और दिया, therefore generalization about the reliability of various kind of audit evidences are subject to important exceptions. Even when information to be used as audit evidence is obtained from sources external to the entity, circumstances may exist that could affect its reliability. एक example दिया, information obtained from an independent external source may not be reliable if the source is not knowledgeable, or management expert may lack objectivity. समझना, हमने कहा कि सोर्सेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट तो है। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से ज़्यादा भरोसा किस पे कर सकते हैं? आपने कहा था एक्सटर्नल पे, लेकिन हमने एक्सेप्शन भी लगाया साथ में। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सटर्नल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे भरोसा किया ही जा सके, है ना। कल को आपने थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाई,
ठीक है, अब थर्ड पार्टी से जो इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो वो देने वाला कौन है? अगर ऐसा पर्सन है जो नॉलेजेबल है ही नहीं, है ना, मंगवानी आपको अकाउंटिंग वाले से थी, आपने इंफॉर्मेशन किसी और से मंगवा ली, तो फिर वो भले एक्सटर्नल है लेकिन रिलायबल नहीं है। ठीक है, फिर हमने कुछ यूजफुल बताए पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? हाँ जी, एक्सटर्नल। सेकेंड पॉइंट, हाँ जी, सेकेंड वाला इफेक्टिव कंट्रोल मतलब अगर आईसीएस स्ट्रांग है तो इंटरनल पे भी भरोसा कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है? हाँ, एक तो हमने मैनेजमेंट को कहा, मैनेजमेंट ने ला करके दिया, और एक डायरेक्टली हमने ऑब्टेन किया, तो ज्यादा यूजफुल है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 भी बहुत इजी है, अगर रिटन फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, है ना। ओरिजिनल एंड फोटो स्टेट का कंपैरिजन करें तो बट ऑब्वियस है ओरिजिनल जो है वो ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मैंने पढ़ने के लिए दिए थे, सिंपल है क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट है, तो ज़्यादा टेंशन इसके अंदर नहीं है। चलिए जी, नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं अपन। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म sufficient appropriate audit evidences? इसी तरह का पॉइंट हो गया। State various factors that help the auditor to ascertain what is sufficient and appropriate audit evidences. Sufficient वर्ड का मीनिंग अपन ने जब पढ़ा था तब क्या लिया था? क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वांटिटी, ये भी सफिशियंट है। एप्रोप्रिएट क्वालिटी वाइज इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें क्या लिखते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस रिक्वायर्ड दैट the auditor shall design and perform audit procedure that are appropriate in circumstances for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidences। ये ऐसे 200 में भी लिखा गया था। क्या कहते हो? उसकी रिक्वायरमेंट में भी था कि ऑडिटर हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ऐसे 500 स्टेट दैट द ऑडिट शुड बी बेस्ड ऑन द कलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। एक बात खास है कि जब भी हम ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं उसके साथ में ये वर्ड जरूर लगता है। ये पॉइंट अपन ने कल पढ़ा कि हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और उसका इवोल्यूशन करते हैं, है ना। कौन से एविडेंस को कलेक्ट और इवैल्यूएट करते हो? यही वर्ड लगेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। मतलब एक तरह से जब जब ऑडिट एविडेंस की बात आएगी साथ साथ में क्या आएगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। आगे बढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस अप्लाई टू द एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम बोथ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस आप लोग जानते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह हो गया, है ना। सब्सटेंटिव कल अपन पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल। द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ऑडिटर जजमेंट एज टू व्हाट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एज अंडर। अब फैक्टर्स आपसे पूछ लिए जिनका इंपैक्ट, जिससे अपन पता लगाते हैं कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हो? नेचर ऑफ द आइटम। नेचर से कैसे पता लगेगा? नेचर ऑफ द आइटम का मतलब यहां पे क्या है बताओ? ये कौन से आइटम की बात हो रही है? ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है? जो एविडेंस आया उसकी बात हो रही है? किसकी हो रही है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज है ना। परचेज एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया। परचेज में क्या क्या चेक कर सकते हो जिससे सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस आ जाए? बोलो। बिल, वाउचर, बैंक स्टेटमेंट, फिजिकली थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, है ना। तो 3-4 चीजें अगर देख ली जाए तो हमारे लिए सफिशिएंट है। और चूंकि बिल वगैरह देख रहे हो तो वो एप्रोप्रिएट भी है, ओरिजिनल देख रहे हो तो एप्रोप्रिएट भी है। तो नेचर के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। यही अगर कोई एसेट देख रहे हो तो नेचर के हिसाब से सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस का कोई अलग मीनिंग जाएगा। मीनिंग मतलब कुछ अलग चीजें। कहीं कहीं पे आपको 4-5 एविडेंसेस देखने पड़ सकते हैं। कहीं पर आपको पता है कि एविडेंसेस ही 1 या 2 ही मिलने हैं, है ना। कल को प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट देखना है तो कोई आउट
बेटर एविडेंस तो कोई मिलना ही नहीं आपको, तो उसकी सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस कैसे आएगी? ये आपने रिकैलकुलेशन करके देख लिया, प्रीवियस ईयर का आपने देख लिया, सेम दूसरी इंडस्ट्री इसी इंडस्ट्री की दूसरी फर्म्स का देख लिया, तो ये नेचर ऑफ आइटम पर डिपेंड करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस। सेकंड नंबर पे इंटरनल कंट्रोल, पता ही अपने को, अगर स्ट्रांग होगा तो बट ऑब्वियस है सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। तीसरा, नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगा, छोटा ही बिजनेस है तो एविडेंसेस भी ज्यादा नहीं होंगे, बड़ा होगा तो प्रोसीजर वाइज काम हो रहा है तो एविडेंसेस ज्यादा होंगे। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस कितना है? मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है एविडेंस के अंदर छेड़खानी कर दी जाए, तो एक्सटर्नल पे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा अपने को, तब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी कैसी है? कई बार अगर खराब है तो हो सकता है कि फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाए। कई बार ये भी होता है कि एंटिटी बहुत अच्छी चल रही है तब भी फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। आइटम का मटेरियलिटी कितना है? मटेरियलिटी पे अपन कई बार बात कर चुके हैं। एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, सही है, पुराना ऑडिट जो हमने अगर किया है तो उससे हमको क्या एक्सपीरियंस मिला था उस वक्त में, वो काम आएगा। इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कितनी हो रही है? अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कहां से लाओगे आप, ठीक है ना। और ट्रेंड इंडिकेटेड बाय द अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, इसको अपन एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। अभी भी मैंने कहा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह में अपन यही चीज देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, पिछली बार का कितना, फिर कितना, फिर कितना, या आफ्टर सेल सर्विस का जो आपने रेशियो बना रखा है, अपना एक प्रोविजन बना रखा है, वो एक्चुअल के अंदर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, कितनी आफ्टर सेल एक्चुअल में देनी पड़ती है और कितना प्रोविजन बना रहे हो, ट्रेंड देख करके अपन पता लगाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटनेस के फैक्टर्स बताओ, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स अपने को वहां पे डालने पड़ेंगे, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया? द ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी हैज गिवन अ क्लीन रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? Xerox copies of the books of accounts, voucher and other record which were taken away by the income tax department in search under section 132 of IT Act। कमेंट करना है, मतलब आप ऑडिट करने के लिए गए, मैनेजमेंट ने आपको कहा कि सर ओरिजिनल चीजें हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का सर्च था तो वो लोग लेकर के चले गए हैं, तो फोटो स्टेट जो भी है वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से ऑडिट कर दीजिए, और आपने करके क्लीन रिपोर्ट भी दे दिया। अब आपको बोला इस पर कमेंट करना है, क्या कहते हो? देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देना चाहिए, ठीक है, फिर क्या करें, तरीका क्या? वो लेटर वगैरह देगा सर्च का, ऐसा कुछ है ना। और एक और चीज हो सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाइड फोटोकॉपीज ले लो ना भाई, मना थोड़ी कर रहे हैं। ओरिजिनल तो वो लेके गए तो लेके गए, बट ऑब्वियस है, बट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाइड फोटो स्टेट अगर आपके पास आती है तो उनको देख करके अगर आपने ऑडिट किया है तो हो सकता है। देखें आंसर में क्या लिखा है। अब ये इन्होंने आंसर बनाया, देखो आप साइज देख लो आंसर की, बढ़िया वाली। क्या क्या लिखा सर, इतना कुछ, देखते हैं। Essay 500 on audit evidences provide the reliability of information to be used as audit evidences. Therefore, of the audit evidences itself is influenced by source and nature. ये ऊपर वाला पैराग्राफ आ चुका है ऊपर वाले क्वेश्चन में, and circumstances under which it is obtained, including the control over the preparation and maintenance where relevant. अब इन्होंने कहा, समझना, जो ऊपर अपन ने रिलायबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा था ना, उसी का पैरा है ये। इसका मतलब रिलायबिलिटी तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहली चीज सोर्स एंड नेचर, है ना। सेकंड चीज सर्कमस्टांसेस जिसमें आपने उनको ऑब्टेन किया, और तीसरी चीज कंट्रोल कितना है उन एविडेंसेस के ऊपर, उनके प्रिपरेशन के अंदर एज वेल एज उनके मेंटेनेंस के ऊपर। तीन चीजें। फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए, 5 पॉइंट यहां पे लिखे गए। फर्स्ट पॉइंट ये आप जानते हो, वही पॉइंट्स हैं, बस आगे की हेडिंग हटा दी हमने। एक्सटर्नल एविडेंसेस हमेशा इंटरनल के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होंगे। हाँ, इंटरनल भी रिलायबल हो सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, ठीक है। और कुछ बताओ इसके बाद, ये बहुत जनरल पॉइंट है, सही लिखा हुआ, जनरलाइजेशन ही है। डॉक्यूमेंट्री ओरल के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होंगे, ओरिजिनल फोटो स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होंगे। डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन करे
वो ज्यादा रिलायबल होगा, वही तो सब लिखा है देखो। डायरेक्टली जो ऑब्टेन करोगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे, रिटन एविडेंसेस जो हैं वो डिस्कशन के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होंगे। वेरीफाई द रिलायबिलिटी, ऑडिटर शुड मेक द क्रॉस वेरिफिकेशन, आप करके देख सकते थे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मोर रिलायबल होंगे इन कंपैरिजन विद फोटो स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या और कुछ भी। ये भी अपन ने वही पॉइंट लिखे, तो जनरल पॉइंट है सारे के सारे। अब आगे की बात जो हमारे क्वेश्चन की है वो चीज देखो। अप्लाइंग द अबव, the degree of reliance which can be placed by the auditor on the documentary audit evidences available in the present case will be considerably increased if the Xerox copy of accounts, books and voucher are certified to be true copies by the income tax department। यही मैंने आपको कहा था अभी। फोटो स्टेट ठीक है, पर ऑडिटर को सरकमस्टांसेस भी देखनी पड़ेंगी। ओरिजिनल तो नहीं मिल सकता भाई तुमको, क्योंकि उधर पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में है। तो अगर इनका रिलायबिलिटी बढ़ाना हो तो एक ही तरीका है, दे आर सर्टिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इफ द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज रिफ्यूज टू सर्टिफाई द सेम, the auditor should get the certificate to this effect from the management of the company। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मना कर दे तो आपको मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वहां अप्लाई किया था, उन्होंने मना कर दिया और आपने जो फोटोकॉपी दी है वो सही दी है। आगे पढ़ो। The auditor should use procedure like confirmation of balance from third party, inspection of tangible asset and obtain evidences which corroborate the documentary evidences available। जो चीजें अभी भी आप देख सकते हो वो तो अभी भी देखो। चलो माना फोटो स्टेट आई है, लेकिन अकाउंट बैलेंसेस थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से देख सकते हो। वो बुक्स लेके गए, एसेट तो अभी भी पड़ी हुई है, एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। वो प्रोसीजर तो आपको एज इट इज लगाने ही पड़ेंगे। इन एनी केस द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस टू सपोर्ट द फिगर कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर्मुलेट अ ओपिनियन अकॉर्डिंगली। Under such circumstances, the auditor should have appropriately modified his report and bring this fact in the attention to shareholder। समझ रहे हो? In case he was satisfied, a simple paragraph or information was enough, but in case the auditor failed to establish the reliability of evidences, he would require to a disclaimer of opinion। अब ये लास्ट वाला पैरा उनको ज्यादा समझ में आएगा, समझना चाहिए जिन्होंने चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिया हो। सुनिए, डिस्क्लेमर कब देते हैं? ये तो मैंने पहले भी बताया है, वैसे मतलब स्टार्टिंग क्लासेस में बता दिया है, जब एविडेंसेस नहीं मिल रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जब आपको एविडेंसेस, देखो अगर इनकम टैक्स आपको सर्टिफाई करके दे दे, अच्छी बात है। दूसरे ऑडिट एविडेंसेस आपने लगा दिए, उससे आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, तो भी आप क्लीन रिपोर्ट तो नहीं दोगे। सुनना मेरी बात को, क्लीन रिपोर्ट तब भी नहीं देना है, मॉडिफाई करनी है। अब जिन लोगों ने, मेरे ख्याल से आप 2 लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है 11 चैप्टर, इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनको याद दिला देता हूं मैं, सबको याद आ जाएगा। जब हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, ओपिनियन को मॉडिफाई करके और बगैर ओपिनियन को मॉडिफाई किए। हाँ जी, सुना भी मेरी बात को? विशाल, क्या लाइन बोली मैंने अभी? हाँ, तो विशाल हो। हाँ, आप सुनिएगा मेरी बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आप बात में लग गए, चूक गए। मैंने कहा 11 चैप्टर अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने पढ़ा है तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, ओपिनियन को नहीं। रिपोर्ट मॉडिफाई करते हैं 2 तरीके से, ओपिनियन को मॉडिफाई करके और बगैर ओपिनियन को मॉडिफाई किए, दोनों को ही मॉडिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। आप लोगों के लिए नया पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं, जब हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं है, ओपिनियन तो हम क्लीन ही देने वाला है। ओपिनियन में तो यही लिखेंगे दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई कॉपी दी है और हमने भी चेक कर लिया, सब कुछ सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर्स का अटेंशन आ जाए इस तरफ, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, सुना है? आपने नहीं सुना है? इसमें क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं, और वो पैराग्राफ इसलिए डालते हैं कि भाई बाकी तो सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ यूजर जो है वो ध्यान दे दें कि हमने जो ऑडिट किया है उसमें ये खास पॉइंट हमको पता लगा है।
ताकि यूजर जब ऑडिट रिपोर्ट को पढ़े तो उसको पता लग जाए कि हाँ कॉपीज कहाँ पड़ी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वहां से सर्टिफाइड कॉपीज देख करके हमने ऑडिट किए और अपनी तरफ से हमने बिल्कुल सही सही सबको चेक किया, उसके हिसाब से रिपोर्ट है, या तो वो करो। अदरवाइज अगर ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मना कर दे और हमको भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमारे पास एक ही चीज बनती है, डिस्क्लेमर अपने को दे देना चाहिए। तो डिस्क्लेमर क्या कहता है? नॉट एबल टू ऑब्टेन एनी ऑडिट एविडेंसेस, यही था डिस्क्लेमर के अंदर, वो अपने को यहां पे लिख देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं भी किसी कंडीशन में अपने को यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट देने से मना किया गया है, आपको रिपोर्ट तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कितना मैटर बनाया इन्होंने वो देखो। सबसे पहले तो इन्होंने रिलायबिलिटी का आपको डेफिनेशन दिया, रिलायबिलिटी के बारे में, फिर रिलायबिलिटी के फैक्टर्स बताए जो जनरल फैक्टर्स हैं कि किस पे कर सकते हैं भरोसा, किस पे नहीं, फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि क्या क्या करना चाहिए था तुमको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले लेते, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर भी तुमको लगाने चाहिए थे, और उसके बाद लास्ट पैरा में समझाया कि ये पॉसिबल रिपोर्ट आपको देनी चाहिए थी, तब जाकर के मार्क्स पूरे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, बराबर। चलिए जी, तो ऐसे 500 यहां पे अपना था। अब 501 जैसा भी आपको मैंने कहा भी था, दो चीजों पे अपने कोर्स में दो चीजें मेनली इंक्लूड है इसमें, इन्वेंट्री और लिटिगेशंस। देखें, हाउ वुड एन ऑडिटर proceed to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding the existence and condition of inventory? Also state the reporting requirement in this respect. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा आंसर आप लोग देख रहे हो। सर आंसर तो ठीक है, लास्ट में क्या दे दिया इन्होंने, इतना बड़ा ये कारो भी समझाया भाई। कारो हमारे 11th चैप्टर में दे रखा है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कारो दे रखा है, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्वेंट्री को किस तरीके से शो किया जाता है, ये कारो के अंदर भी आपको बताया गया है। तो सर इस क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने लिखा गया है, बहुत सिंपल, अगर आपने ऐसे 501 पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा समझाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है ये भाई। इन्वेंट्री को आप कैसे चेक करते हो? तो ऐसे 501 में जितना मैटर दिया हुआ है लगभग सारे ही आ जाएगा, उतना बड़ा मैटर नहीं है वो, पर जितना है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो सबका सब आ जाएगा। सर ऐसे ऐसे ये करेंगे जिसमें पहले हम मैनेजमेंट का प्रोसीजर देखेंगे, वहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, नहीं फिजिकली प्रेजेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ें आपको इसके देखो, सब सारे पॉइंट वही है, आपको वहाँ पे अटेंड रहना है, दूसरे प्रोसीजर्स भी आपको लगाने हैं, अदर डेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, सारे पॉइंट वही हैं। तो अगर आपने 501 को ढंग से पढ़ा है तो उसके सारे के सारे पॉइंट एज इट इज है। हाँ, नए पॉइंट में ये आ गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी होंगी, ये इन्होंने साथ में, उसके लिए चैप्टर 11 का नॉलेज चाहिए, है ना। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए देखो, एक तो इन्होंने यहां पे भी डाला, ये ऐसे 705 का रेफरेंस दिया है कि अगर सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट नहीं हुए तो हम रिपोर्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, है ना। और इसी के लिए इन्होंने यहां पे आपको कारो की रिक्वायरमेंट भी डाली है। तो हमको नई चीज क्या पता लगी कि अगर कारो में से किसी चीज पे कोई क्वेश्चन आ जाए, कहीं और भी आ जाए, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पूछ ली जाए, तो कारो को भी रेफरेंस देना है। कल को मान लो आ जाता कि फिक्स एसेट्स के वेरिफिकेशन का और रिपोर्टिंग का तरीका बताओ, फिक्स एसेट्स, तो वेरिफिकेशन का तरीका तो हम बता देंगे जो अपने 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन रिपोर्टिंग पूछ लिया तो रिपोर्टिंग में एक तो वही रेफरेंस 700 और 705 का कि अगर नहीं मिले अप्रोप्रिएट एविडेंसेस तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। एज वेल एज फिक्स एसेट को कारो में भी जाकर के चेक किया जाता है, कारो की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपने को डालनी पड़ेंगी, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये तरीका होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन ज्यादा मेरे समझाने लायक नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल अटेंडेंस बाय ऑडिटर ड्यूरिंग इन्वेंट्री टेकिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिजिकल अटेंडेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो बट ऑब्वियस है आपको फिजिकल अटेंड होना पड़ता है जब स्टॉक वैल्यूएशन होता है, उस वक्त आपका काम क्या होता है, मैनेजमेंट का अपना एक तरीका होता है, अभी अभी आपने बताया था ऑब्जर्वेशन करने का काम होता है आपका कि वो तरीका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ गुड्स की आप खुद भी टेस्ट चेकिंग कर सकते हो, काउंटिंग करके आप देख सकते हो, वो सब चीज़ों से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपको ये देखो, कहीं कहीं पे अच्छा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब कुछ दिया। सर इतना बड़ा आंसर बनाया इन्होंने, बड़ा आंसर, हमने वहां जो पढ़ा वो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है
उन्हीं पॉइंट्स को जब पैराग्राफ फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे तो एज इट इज ये आंसर बन जाएगा कि भाई फिजिकल अटेंडेंस क्या है, वो पूरा 501 जब आप पढ़ेंगे, 501 आप लोगों ने कर लिया है ना, तो 501 से पूरा का पूरा आंसर अपना बना हुआ है। जैसे इन्होंने एक चीज बोली, फर्स्ट पैरा पढ़ता हूं मैं, खाली नाम दे दिया पहले तो ऐसे का, मैनेजमेंट ऑर्डिनरीली एस्टैब्लिश प्रोसीजर अंडर विच इन्वेंटरी इज फिजिकली काउंटेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर टू सर्व ऑन अ बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इफ एप्लीकेबल टू असर्टेन द रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व, अब उसमें सब आ गया, इंस्पेक्टिंग आ गया, ऑब्जर्व करना और ऑडिट एविडेंसेस लेना, जो आप लोगों ने ऐसे 501 में पढ़ा हुआ है वो एज इट इज आ गया। फिर इन्होंने सर नेक्स्ट पैरा क्या दिया, दीज प्रोसीजर मे सर्व एज, हमेशा की तरह दो बातें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क असेसमेंट प्लान अप्रोच एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर। अब ये सबका मतलब क्या, वही चीजें हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी, जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो वो दो से ही तो निकल के आ रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हो कि भी स्टॉक पे है कि नहीं है, और उसी के रिजल्ट के ऊपर आप फिर लगाते हो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो बस दो प्रोसीजर आपको लगाने हैं, आगे का पूरा पूरा पॉइंट वो का वो कि क्या क्या चीजें आपको बेसिकली देखनी है। ये देखो टेस्ट काउंट करके भी देखना चाहिए, मैंने अभी भी आपको बोला है ना, कुछ चीजें आपको टेस्ट काउंट करके भी देखनी चाहिए। तो पूरा ऐसे 501 आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, एज इट इज अपने को लिखना है। May 19 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया जो आप देख रहे हैं 501 पे, क्या क्वेश्चन बना देखो, प्रैक्टिकल टाइप का कोई क्वेश्चन दिखता है। पी इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस स्पोर्ट प्रोडक्ट, द कंपनी इज हैविंग सेवरल केसेस ऑफ लिटिगेशन, स्टॉक पे तो क्वेश्चन है ही है, अभी लिटिगेशन में आया, पेंडिंग इन कोर्ट। The auditor wanted to identify litigation and claim which may give rise to risk of material misstatement. ठीक है, suggest the audit procedure in the given case. बहुत सही है। ऐसे 501 का सेकेंड पार्ट, लिटिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर काम में लोगे, क्या लेते हो जनरली, यूं ही वहां से बगैर पढ़े बताओ कुछ पॉइंट्स। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट चेक कर लेंगे, मैनेजमेंट से एक बार पूछ लेंगे, कंफर्मेशन ले लेंगे, मीटिंग के मिनट्स हम लोग चेक कर लेंगे जहाँ डिस्कशन हुआ होगा, जो लीगल एडवाइजर रहा होगा उससे बात कर लेंगे, उसके साथ जो कम्युनिकेशन किया होगा उसको चेक कर लेंगे। ऐसे ही पॉइंट्स होने चाहिए, मेनली पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टार्टिंग पैरा तो क्वेश्चन वाला ही है, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, का मतलब इन हाउस लीगल पर्सन, जो भी लीगल एडवाइजर है, आउटसाइडर नहीं, इनसाइड में भी लीगल डिपार्टमेंट बना रखा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज ने, तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी और उस बंदे से इंक्वायरी। रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ TCWG एंड कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, का मतलब जो आपका एडवोकेट है, लीगल एडवाइजर है, वो आउटसाइडर वाला, सिंपल चीज हो गई। तीसरा, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को देख लो। If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding the litigation or claim which have been identified, or when audit procedure performed indicate that other material litigation or claim may exist, तो auditor shall in addition to the procedure required seek direct communication with the entity's external legal counsel। तो जो आपने बताया वही पॉइंट से सारे के सारे, है ना, तो बहुत आसान है ये, तो कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है, आ जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, लिटिगेशन का छोटा सा आंसर, आराम से नंबर मिलते हैं। तो ये अपना कंसेप्ट यहाँ पे है ऐसे 501 का। फिर अगला ऐसे आ जाता है 505, ये क्या है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, बहुत अच्छा ऐसे ये भी, और लगभग जहां जहां जो ऑडिट प्रोसीजर अपन ने पढ़े सब में काम आ ही जाता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अब अलग से ऐसे है, देखें क्या है। पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, मीनिंग पूछ लिया, बता देंगे अभी। मेंशन 4 सिचुएशन वेयर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मे बी यूजफुल। अगर आपने नोट्स पढ़े हो तो डायरेक्ट दे रखी है हमने कि कहाँ कहाँ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन चाहिए होती है और कहाँ कहाँ पे नहीं चाहिए होती, तो चाहिए जहाँ जहाँ है वो आपको लिस्ट दे रखी है आपके नोट्स में। सेकेंड क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर रिलेवेंट व्हेन एड्रेसिंग असर्शन एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंसेस एंड दीज एलिमेंट बट नीड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दीज आइटम एनालाइज और एक्सप्लेन। यहां पे भी आपको मीनिंग देना है और वो आइटम्स देने हैं जहां पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज होता है, सब में यूज नहीं होता है। ये यही कह रहे हैं कि सब में यूज नहीं होता है, कुछ सेलेक्टेड आइटम्स है जहां पे यूज हो सकता है। तो देखो आंसर कैसे बनाया,
फर्स्ट पैरा पढ़िए पहले तो, डेफिनेशन है external confirmation is an audit evidence is obtained as a direct written response to the auditor from a third party in paper form. समझ रहे हो, खास बात रिटर्न के अंदर आएगी, और बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम में आ सकती है। ज्यादा बेटर कौन सी रहेगी, जो रिटर्न के अंदर आए, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आए। The auditor should determine whether the use of external confirmation is necessary to obtain appropriate and sufficient audit evidences. बहुत खास बात है, डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। लेनी है तो उस पर आई है तो उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है, तो सिंपल है। डेफिनेशन तो बहुत इजी है, डायरेक्ट कंफर्मेशन, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम इज कॉल्ड सिंपली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब कहाँ कहाँ पे काम में लेनी चाहिए, आपके नोट्स में भी दे रखा है। सबसे पहला, बैंक और अदर बैंकिंग इंफॉर्मेशन के लिए बैंक से आपको रिटर्न कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। सेकंड नंबर, सबको पता है ये तो, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल मेरे ख्याल से सबको पता होता है ये तो, डेटर और क्रेडिटर आपके बीच में एक पॉइंट और है, थर्ड पार्टी ने अगर इन्वेंट्री हेल्ड करके रखी है, कौन हो सकता है ये, कोड सेंड ऑन अप्रूवल के ऊपर अगर आपने देके रखा है, कंसाइनमेंट पे देके रखा है, तो आप उन पार्टी से भी बात कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो नॉर्मली अपन सैलरी वैलरी में नहीं करते, ये इतना नहीं लगा रहे, सैलरी चेक करनी है, उस वर्कर से पूछ ले, बता तू वर्कर है कि नहीं है। ये चीज़ें कम काम में ली जाती है, ले सकते मना नहीं है। तो ये वो आइटम्स हमने आपको बता दिए। अगला क्या पूछ लिया इन्होंने, रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, कितना भरोसा कर सकते हैं, क्या कहते हो भाई। इतना क्वेश्चन का आंसर बनाया है इन्होंने, बोलो क्या कहते हो। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन से, सोर्स, क्या वो 500 वाला पॉइंट ही लगाएंगे क्या, ऐसे 500 में जो भी पढ़ा था सर, रिलायबिलिटी 3 चीजों पे होती है जो इसने बोली, सोर्स, सर्कमस्टांसेस और कंट्रोल, ऐसा कुछ देखें। इन्होंने लिखा external confirmation, the reliability of external confirmation depend among other factors upon the application of appropriate procedure by the auditor designing the external confirmation request, performing the external confirmation procedure and evaluating of result from the external confirmation procedure। पहले इन्होंने 505 की चीजें बताई कि भी कैसे कैसे होती है। 500 में इंडिकेट किया है कि ऑडिट एविडेंसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज एक्सटर्नल टू द एंटिटी, सर्कमस्टांसेस में एग्जिस्ट दैट इफेक्टिबिलिटी, साथ में इंटरनल कंट्रोल भी जरूर लगाओ, उस पर भी होता ही है। तो इन्होंने जैसे कहा 500 के वो तीनों पॉइंट तो देने ही है, साथ में 505 के भी 3 पॉइंट इन्होंने लिखे अदर फैक्टर्स में। कौन कौन से लिखे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर नंबर 1 जो आपने डिजाइन किया, सेकंड नंबर परफॉर्म कैसे किया, और थर्ड नंबर पे उसका इवैल्यूएशन कैसे किया। आपको ध्यान है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने के भी प्रोसीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने पढ़े हो तो आपको याद होने चाहिए, एक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। क्या होता है इनमें, हर केस में आपको रिप्लाई देना ही है, भले मैच कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो तो भी दो, नहीं कर रहा हो तब भी दो, और दूसरे में अगर नहीं कर रहा है तो रिप्लाई करना है ना। तो कौन सा प्रोसीजर आपने ज्यादा, अच्छा इन दोनों में से ज्यादा भरोसेमंद देखे तो कौन सा है, कि भाई जो हो आप रिप्लाई तो करो, तो बस वो चीज के ऊपर रिलायबिलिटी डिपेंड कर रही है, बराबर। तो क्या प्रोसीजर लगाया, क्या आपको, कैसे आपने उसको परफॉर्म किया, और तीसरा उसका इवैल्यूएशन आपने किस तरीके से किया, उसके हिसाब से रिलायबिलिटी चेक होगी। ऑल रेस्पॉन्सेस कैरी सम रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन, ऑल्टरेशन और फ्रॉड। वो तो ठीक है, हर रेस्पॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ तो फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। सच रिस्क एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रेस्पॉन्स इज ऑब्टेन इन अ पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम। ठीक है, रिगार्डलेस वर्ड का मतलब भाई कुछ भी कर लो 100% सही आएगा, ये तो आप गारंटी ले ही नहीं सकते। फैक्टर्स क्या है जो रिलायबिलिटी को डाउटफुल करेंगे, सबसे पहला बहुत आसान है, तुमको पता ही है, इनडायरेक्टली अगर आया तो समझ रहे हो, आपने बोला ना अभी तो 500 के अंदर मुझे एक डायरेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट मतलब जो ऑडिटर खुद ऑब्टेन करता है और एक मैनेजमेंट के थ्रू आता है, किस पे भरोसा करोगे ज्यादा, बस। अपीयर नॉट टू कम फ्रॉम ओरिजिनली इंटेंट कन्फर्मिंग पार्टी, मतलब किसी और से आ गया, ठीक है। वही अपने की भी पढ़ा कि कम से कम भेजने वाला अप्रूवेट अथॉरिटी तो हो। तो जिस अथॉरिटी से, मान लो एक मिनट के लिए मैं तो कहता हूं बैंक से मंगवाया,
तुमको चाहिए था बैंक मैनेजर का रिप्लाई, उसकी जगह किसी ऑफिस स्टाफ ने रिप्लाई कर दिया, तो उतना रिलायबल वो, भले ही कन्फर्मेशन आ गई लेकिन मैनेजर की नहीं आई, तो वो चीज़ आपके लिए डाउटफुल हो जाएगी। इन्होंने यही आपको बोला है, इफ द ऑडिटर डिटरमाइन दैट अ रेस्पॉन्स टू अ कन्फर्मेशन इज नॉट रिलायबल, ऑडिटर को उसका इवेल्यूट करना चाहिए और रिस्क असेस करनी चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर डिसाइड करेगा कि अदर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉमन सी बात लिखी हुई है, ठीक है। वो अपने को क्या पता कि मैनेजर के नाम से किसी और ने भेजा है। अपने लिए तो ऑथेंटिसिटी है कि भाई साइन या सील अगर लगी हुई है तो हम तो मान के चलेंगे कि भाई मैनेजर ने भेजा होगा। वो अपन चीज़ प्रूव कर सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कि हमारे पास तो मैनेजर का है। वो कहते हैं ये तो मैनेजर था ही नहीं, ये तो क्लर्क ने ही साइन करके भेज दिए, तो वो आपका लुकआउट हो गया, बराबर। फिर ऐसे 505 का आखिरी क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द फैक्टर दैट आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जब आप वो जो रिक्वेस्ट बना के भेजते हो, लेटर लिखते हो, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, उस पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। सीधा फैक्टर्स पे आता हूं मैं, स्टार्टिंग तो वही है। सबसे पहला, द अजर्शन बीइंग एड्रेस्ड, मतलब किससे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, कौन है पर्सन। स्पेसिफिक आइडेंटिफाई रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्यों मंगवा रहे हो, क्या कहीं फ्रॉड के चांसेस हैं क्या। तीसरा, लेआउट और प्रेजेंटेशन कैसा होगा, कैसा लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव लेआउट कैसा बनाओगे, है ना। प्रायर एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है, इसी तरह की दूसरी एंटिटी की आपने ऑडिट किया तो वहां रिस्पॉन्स मिला था, नहीं मिला था, आपका एक्सपीरियंस। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान रखोगे, मेल करोगे क्या, लेटर डालोगे, क्या करोगे। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रेस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, कंफर्मिंग पार्टी में ओनली बी विलिंग टू रेस्पॉन्ड टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेनिंग मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका, ऑथोराइज होकर के आए, ऑथोराइज हो गए, जिसको आप कह रहे हो वहां का मैनेजमेंट ऑथोराइज करके ही रिप्लाई भेजे, बराबर। और एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, ये भी सही है, कंफर्मिंग पार्टी का एबिलिटी, इसमें दो तीन चीजें होती है। जैसे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा सामने वाली पार्टी है, तो शायद वो कंफर्मेशन नहीं भेजे। सर क्यों, हर एक को कंफर्मेशन थोड़ी देते रहेंगे, है ना। भाई हमने किसी पार्टी को 20 लाख का माल बेचा, और 20 लाख का जिनको हमने माल बेचा है वो साल भर में 2000 करोड़ की परचेस करते हैं, और हमें 20 लाख के अमाउंट के लिए उनको हमने कहा कंफर्मेशन भेजो, तो शायद उनका डिपार्टमेंट कंफर्मेशन नहीं भेजे कि यार अच्छा कोई लीगल लाइबिलिटी तो है नहीं भेजना, है ना। तो क्या इतना परचेज हम करते हैं, एक का कोई ऑडिटर अगर हमसे 20 लाख का कंफर्मेशन मांग रहा है, 2000 करोड़ की हमारी परचेज होती है, क्यों दे हम, शायद नहीं दे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की एबिलिटी। सेकेंड नंबर, उल्टा भी हो सकता है, सामने वाला बहुत छोटा बिजनेसमैन है, छोटा ही एकदम, हमारे लिए अमाउंट मिला था लेकिन सामने वाला बिजनेसमैन छोटा है, हमको लगा गड़बड़ है, हमने पूछ लिया, अब वो क्या जवाब देना, आपने ये पेपर वेपर का कोई जवाब हम नहीं देते, नहीं दे। तो आपको सामने वाले का एबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि वो आपको कंफर्मेशन भेजेगा। अच्छा, कई सारे अभी भी अपने यहाँ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है, भाई अकाउंट्स बन जाते हैं वो ठीक है, बाकी कोई कम्युनिकेशन या मेल या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपका तरीका काम भी आएगा या नहीं आएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचो। सबसे पहले नंबर पे क्या है, किसको एड्रेस कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर क्या था, रिस्क क्या है आपकी जिससे रिलेटेड आपने भेज रहे हो। फिर लेआउट और परफॉर्मा किस तरह का बनाओगे, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या रहेगा आपका, ठीक है। फिर सामने वाले का कैपेबिलिटी क्या है, फिर मैनेजमेंट से वो ऑथराइजेशन करा करके भेजे। इस तरह की कुछ चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना 1.505 का यहाँ करके तो 500 है ऑडिट एविडेंसेस। 501 क्या है, ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स, है ना, इन्वेंट्री और लिटिगेशन। फिर 505 क्या है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। इतना आज आप करो, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है। ओपनिंग बैलेंसेस, इस ऐसे में बेसिकली अपना पार्ट था क्या, ध्यान में आता है कुछ। ओपनिंग बैलेंसेस को भी अपने को ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। उसके लिए दो ही बातें थी अपने पास में। कौन सी दो बातें, या तो पिछली बार ऑडिटर कोई और था, और या फिर पिछली बार ऑडिट हुई नहीं थी,
बराबर। किसी ने कहा सर हो सकता है एंटिटी नया हो तो ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से आएंगे, बराबर, कोई कैरेट फॉरवर्ड होके तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम पहली बार ऑडिट कर रहे हैं उसकी, या फिर एक सिचुएशन और ऑडिट ही पहली बार हो रही है, पिछली बार अकाउंट्स बने जरूर हैं लेकिन वो ऑडिट की कैटेगरी के अंदर नहीं थे। किसी ने फिर क्वेश्चन किया सर लेकिन कंपनी में तो ऑडिट कंपलसरी होती है, तो आप ये सारे ऐसे सिर्फ कंपनी के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, हर तरह की एंटिटी के लिए हो सकते हैं, बराबर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, गिव योर कमेंट ऑन द फॉलोइंग, कमेंट करने को बोला है। ऑडिटर ऑफ मेसर्स फॉर्च्यून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर चेंज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 14-15, ठीक है। The closing inventory of the company on 31st March 14 amounting to rupees 100 lakh continued as it and the become closing inventory of 31st March 2015, मतलब जो ये opening balance था वो का वो closing के अंदर continue रहा। The auditor of company proposed to exclude from their audit program the audit of closing inventory of rupees 100 lakh on the understanding that it pertained to the preceding year which was audited by another auditor। तो उन्होंने कहा भाई हम इसका ऑडिट क्यों करें, ऑडिट प्रोसीजर से इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार कोई और ऑडिटर था, हम नहीं थे, तो उसको हमारी देखने की जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा ऑडिटर ने कहा। तो आपको कहा कि इसके ऊपर कमेंट करो, करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे का नाम नंबर जरूर देना चाहिए, ठीक है। इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रेस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर। अब ये ऐसे की लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें देखे रखेंगे पॉइंट। पहला पॉइंट, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इस बारे में सफिशिएंट, और अच्छा एक खास बात है, ऐसे 500 में जितनी चीजें आ रही हैं उन सब में ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस तो अपन लिख ही रहे हैं, बराबर। क्योंकि ऐसे 500 की पूरी सीरीज काय के लिए है, ऑडिट एविडेंसेस की है, सब में अपन वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजों के लिए आपके पास एविडेंसेस आने चाहिए। सबसे पहला कि ओपनिंग बैलेंसेस में क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा। सेकंड नंबर, एंड appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been consistently applied in the current period financial statement। बहुत सही है। ओपनिंग बैलेंसेस जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके आया वही पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अभी भी फॉलो हो रही है, बराबर। सपोज करो मशीनरी का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, तो जिस मेथड से आपने पिछली बार डेप्रिसिएशन निकाल करके वो बैलेंस निकाला होगा, इस साल भी डेप्रिसिएशन का वही मेथड जो है वो काम में आ रहा होगा कंसिस्टेंटली। और आगे बाई चांस अगर चेंज हुए भी हों, चेंजेस देयर टू आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, और अगर चेंज हुआ है तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है, एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अकाउंट्स में आप लोग सब कर चुके हो कि जब हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है अपने को, है ना, प्रॉपर तरीके से उसका रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ता है, डिस्क्लोजर करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो दो चीजें देखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है जो करंट पीरियड को इफेक्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या देखना है, कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉलो हुई है, और अगर चेंज हुआ है तो उसका अकाउंटिंग डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। When the financial statement for the preceding period were audited by predecessor auditor, मतलब पिछला ऑडिटर, कोई और ऑडिटर, ठीक है, the current auditor may be able to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding opening balances by pursuing the copies of audited financial statement, including other relevant document relating to the prior period financial statement, such as supporting schedule to the audited financial statement। सबसे पहला काम यही होता है, अगर आपने ऐसे पढ़ा हो तो, कि हम जाते ही अगर पिछली बार ऑडिट हुई है और किसी और ने की है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ लिया, बराबर, सिंपल काम करना है। इन जनरल हम उसके ऊपर रिलायंस भी करेंगे। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था, आखिर वो भी चार्टेड है, हम भी चार्टेड है, तो रिलायंस कर सकते हैं। सिर्फ डाउट कब करना है, जब करंट पीरियड की ऑडिट करते हुए हमको कुछ पता लग रहा है कि हाँ पुराने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए। आगे बढ़ते, ऑर्डिनरीली द करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड। जनरली तो भरोसा करो, except when during the performance of audit procedure for the current period the possibility of misstatement in opening balances is indicated। तो आपको करना, अदरवाइज भरोसा कर सकते हो। General principle governing verification of asset required that auditor should confirm that asset have been correctly valued on the balance sheet date। ये भी ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। अब the contention of the management that
इन्वेंट्री हैज नॉट अंडरगॉन एनी चेंज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नॉर्मल ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू एंश्योर दैट द फिगर ऑन विच ही एक्सप्रेसिंग ओपिनियन आर करेक्ट एंड प्रॉपरली वैल्यूड. तो आप जो कह रहे हो कि भाई उसको ऑडिट प्रोसीजर से बाहर रख दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी. मोरओवर इट इज ऑल्सो क्वाइट लाइकली दैट इन्वेंट्री लिंक एज इट माइट हैव डिट्रॉइड एंड सेम नीड टू एग्जामिन. बराबर. हाँ जी. तो बहुत सीधा सा पॉइंट हो गया. ऑडिटर इज एडवाइज नॉट टू एक्सक्लूड द ऑडिट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम हिज ऑडिट प्रोग्राम, यानी उसको अपने ऑडिट प्रोग्राम में इन्वेंट्री को इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, बराबर. तो कभी कभार क्वेश्चन बनने वाला ऐसे है, आप देख ही रहे हो, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ है. कॉमन पॉइंट्स आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. नाउ उसके बाद में अगला पॉइंट अपने पास में आया. अगला ऐसे जो है वो है रिलेटेड पार्टीज का. रिलेटेड पार्टीज भी आप पढ़ते हो तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है, एज वेल एज कंपनीज एक्ट का एक डेफिनेशन भी हम लोग काम में लेते हैं रिलेटेड पार्टी का. बराबर. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखें. राइट शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड बिजनेस. क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन, है ना. एज पर एस ए 550 जो रिलेटेड पार्टीज का है, छोटा सा नाम है इसका तो कोई टेंशन नहीं. फॉर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द ऑडिटर शेल. अब इसमें ऑडिटर को क्या करना चाहिए? इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इफ एनी एंड इवैल्यूट. समझना, कुछ कैटेगरीज आपको देके रखी है, इन ट्रांजेक्शंस को आपको चेक करना चाहिए जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कैटेगरी के अंदर आएंगे. आसान है. नंबर 1, द बिजनेस रेशनल और लेक देयर ऑफ द ट्रांजेक्शन सजेस्ट दैट दे मे हैव बीन एंटर्ड इनटू एंगेज इन द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसील मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. मतलब क्या हुआ इसका? ये कौन से ट्रांजेक्शंस की बात हो रही है बताओ? इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. उनमें नंबर 1 पे आपसे बोला है द बिजनेस रेशनल और लेक देयर ऑफ द ट्रांजेक्शन सजेस्ट दैट दे मे हैव बीन एंटर्ड इनटू एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसील मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. ये 2 वर्ड तब आते हैं जब आपने एसेट 240 भी पढ़ रखा हो. ध्यान में आया? जो ऐसे ही हमारा फ्रॉड के लिए बना हुआ है, चैप्टर नंबर 5 अपना है ना. तो उसमें दोनों वर्ड आते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और साथ साथ में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर देना, फर्जी एंट्रियां डाल देना. ठीक है. जबकि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का मतलब कैश का गबन कर लेना, बराबर, या फिर एसेट्स की चोरी कर लेना, थेफ्ट ऑफ एसेट, वो सब इसमें कवर होता है. तो हम लोग ज्यादातर मानते हैं कि ये काम जनरली कौन करता है? मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय. मैनेजमेंट एम्प्लॉय. ठीक है. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं. क्या कहते हो भाई? अकाउंटिंग से छेड़छाड़ कौन कर सकता है? मैनेजमेंट कर सकता है, उसके हाथ में होता है, बराबर. और मैनेजमेंट का मतलब रिलेटेड पार्टी उसी से रिलेटेड हो गया. तो पहली चीज तो आपको देखनी है कि कहीं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के ऊपर हुआ है. सेकंड नंबर, द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन. बहुत बढ़िया चीज है. कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आपने मैनेजमेंट से पूछा कि सर ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या थे? मैनेजमेंट ने अपने कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए. आपको चेक करना है कि उस ट्रांजैक्शन के साथ में वो एक्सप्लेनेशन मैच करते हैं या नहीं करते हैं. देखो, मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे कंपनी है, कंपनी को अपना एक बड़ा कोई प्लांट लगवाना है. ठीक है. उसके लिए हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, कोई प्लांट लगवाना है जिसके लिए हम ऑर्डर देना चाहते हैं. मान लो करीबन 200 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, वो हम किसी एक कंपनी, किसी दूसरी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं. समझना. अब हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है वही उस कंपनी का भी डायरेक्टर हो सकता है जिसको हमने ऑर्डर दिया है. तो ऑडिटर के दिमाग में डाउट क्या आना चाहिए? रिलेटेड पार्टी है. ठीक है. मैनेजमेंट से आपने पूछा कि भाई ये टेंडर उनको क्यों दिया, तो मैनेजमेंट ने आपको बकायदा जवाब दिया कि सर हमने टेंडर मंगवाए थे और टेंडर के अंदर उस कंपनी की तरफ से जो कोटेशन आया वो सबसे लोएस्ट था. और चूंकि लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर है, तो लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है कि मीटिंग में हमको डिस्क्लोज करना है, शेयर होल्डर्स को बताना है, वो सब हमने प्रॉपर तरीके से किया है. ठीक है. तो आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया
और जो आप चेक आप तो फिर आप खाली क्या मैनेजमेंट की बात पे भरोसा कर लोगे क्या? आप मिनट्स चेक करोगे, आप कोटेशंस आए होंगे तो पड़े होंगे आपके पास ही, वो चेक करोगे, मार्केट से पता करोगे, वो सब चीजें, हाँ वो सब चीजें जो आप कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पे आप, हम रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने का मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करते भी हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस से तो ऐसा नहीं किया गया, वो चीज हम सेकंड पॉइंट में चेक कर रहे हैं। थर्ड में क्या कर रहे हैं? सिंपल वही, जो भी ऑडिट एविडेंसेस, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस दैट वो जो ट्रांजैक्शन हुए वो ऑथोराइज है, साथ साथ में अप्रूव भी है। समझ रहे हैं आप बात को? ही रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है वो प्रॉपर तरीके से क्या होने चाहिए? ऑथोराइज होने चाहिए, लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है, ऑथोराइज और अप्रूव्ड है, यानी टीसीडब्ल्यूजी और अपने शेयर होल्डर्स वगैरह के बिल्कुल नॉलेज में है क्या इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये चीजें हमको देखनी पड़ती है। तो रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तीन चीजें, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है कहीं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस एप्रोप्रिएशन एसेट के तो नहीं है। सेकंड नंबर, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ट्रांजैक्शन से इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तीसरा नंबर क्या चेक कर रहे हो? ऑडिट एविडेंसेस लेना है कि जो भी रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए ये ऑथोराइज भी है एज वेल एज अप्रूव भी है, ये इसमें आपको चेक करना होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा ये था कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करोगे इनको, तो इस तरीके से चेक करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अपने पास आया, छोटा सा क्वेश्चन, कमेंट ऑन इट। मिस्टर डी इज अ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दो कंपनीज का एक डायरेक्टर। 30 जून 14 को डी ने रिजाइन कर दिया है डायरेक्टरशिप से ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की डायरेक्टरशिप इससे छोड़ दी। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एट द सेम प्राइस एंड कंडीशन एज टू एनी अदर कस्टमर। क्या मतलब हुआ? एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पूरे साल माल बेचती रही है उसी प्राइस पे जैसा नॉर्मल कस्टमर को बेचा जाता है, ठीक है। एक्स लिमिटेड डिस्क्लोज ओनली द सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून 2014 एज रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया? ये बंदा 30 जून तक डायरेक्टर था। अब दोनों कंपनी का डायरेक्टर कॉमन है, मतलब रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, आपने किया, ठीक है। लेकिन रेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के नाम पे आपने सिर्फ पहले क्वार्टर का ही किया, मतलब 30 जून तक का ही किया, क्योंकि तभी तक कॉमन डायरेक्टर था, फिर तो उसने डायरेक्टरशिप छोड़ दी है, तो बाकी का उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया एज रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या ये सही है? देखें, पढ़ते हैं। As per SA 550 rated party in examining the identified rated party transaction, the auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidences as to whether these transactions have been properly recorded और साथ साथ में disclose, ठीक है। अच्छा, AS पढ़ा हुआ है किसी ने? 18 वाला हो गया? AS 18 ही है रेटेड पार्टी का, भी चेंज तो नहीं हुआ कुछ। तो रेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर विद वाई लिमिटेड अप टू 30 जून 14 only are required to be disclosed as rated party transaction। सही है मतलब ये, है ना? The transaction for the period in which rated party did exist need not to be disclosed as rated party transaction। जरूरत ही नहीं थी आपको बाकी की। As X Limited has correctly identified and disclosed the rated party transaction, the auditor need not take further action। यहां आपको कुछ भी और further action लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वो एसेज हो गए जो, ठीक है, कभी कभार जिनके ऊपर अपना क्वेश्चन बन जाता है।